हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स फॉर सीयूटी 2024 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स है। साथ ही साथ जो टॉपिक हम पहला पढ़ने जा रहे हैं वो है नेशनल वुमेन्स डे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब क्या नेशनल वुमेन्स डे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है? वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये सीयूटी के हिसाब से बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सीयूटी में पेपर जो है जीटी में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन से डेट को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, जैसे नेशनल वुमेन्स डे हम किस डेट को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। या फिर ओजोन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये भी पेपर में कई बार देखने को हमें मिल जाते हैं। इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हमें पता होनी चाहिए जो पेपर में हर बार हमसे पूछी जाती हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली न्यूज से, जो है नेशनल वुमेन्स डे, और इट वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 13 फेब। 13 फरवरी को ये हमारे मनाया गया था। ठीक है ना, 13 फरवरी को ये हमें मनाया गया था। और ये आखिर मनाया क्यों जाता है? तो ये मनाया जाता है सरोजनी नायडू के बर्थडे पे। ठीक है ना, सरोजनी नायडू के बर्थडे पे। सरोजनी नायडू जो है ये फेमस इसलिए है क्योंकि शी वॉज द फर्स्ट इंडियन woman to be president of इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में कोई पहली बार महिला नहीं, भारतीय महिला जो उसका राष्ट्रपति बनी वो थी कौन? सरोजनी नायडू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सीयूटी के हिसाब से आपका जो सुपरलेटिव सेक्शन है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीटी के लिए। तो जीटी में सुपरलेटिव्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सुपरलेटिव्स अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। सुपरलेटिव्स का मतलब क्या होता है? सुपरलेटिव्स मतलब हो गया कोई भी कैटेगरी विच इज हाईएस्ट, लोएस्ट, फर्स्ट, लास्ट, डीपेस्ट। ठीक है ना, तो ऐसे करके बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, जितनी भी कैटेगरी होती है ये किसी भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जनरल टेस्ट में, और वो ही काम सीयूटी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन एक आ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो वो कौन था? सरोजनी नायडू। ये सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का हो कहाँ रहा था? तो ये सेशन हो रहा था कानपुर में। हिस्ट्री का क्वेश्चन है और मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है। तो सर शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन आपने लिखा, फर्स्ट वुमेन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि शी वॉज नॉट द फर्स्ट वुमेन। फर्स्ट वुमेन कौन थी? 1917 में एनी बेसेंट। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनी बेसेंट बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और कब? 1970 का जो सेशन था जब हो रहा था ये कैलकाटा के अंदर। तो यहां से हमें पता चल गया कि नेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 13 फरवरी को। सेलिब्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि सरोजनी नायडू का बर्थडे था। ठीक है, और ये मॉडर्न इंडिया में इसलिए फेमस है क्योंकि शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये सेशन कहां हो रहा था? कानपुर में 1925 में। फर्स्ट कौन था? एनी बेसेंट प्रेसिडेंट थी, फर्स्ट फीमेल टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। और ये पेपर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए इसमें थोड़े से और चीजों को अगर हम ऐड करते हैं, नेशनल वुमेन्स डे तो हो गया, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं जो हमें पता होने चाहिए, जो पेपर में कई बार पूछता है। तो एक इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड ओजोन डे। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। ठीक है ना, वर्ल्ड ओजोन डे डेट है हमारी 16 सितंबर। अब ये ओजोन डे करती क्या है? ओजोन डे क्यों है? इतना स्पेसिफिक ओजोन डे क्यों बना के रखा हुआ है हमने? तो ओजोन डे हमने इसलिए बनाया है क्योंकि अगर आप देखो तो ये हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर है। ठीक है, और उसके ऊपर ओजोन जो है हमारी एक लेयर है। अगर आप देखें तो एक ओजोन लेयर है।
ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ओजोन जो लेयर है ये कहाँ है, तो एटमॉस्फेयर में है, और एटमॉस्फेयर में कहाँ पर, स्ट्रेटोस्फेयर में। कहाँ पर है ये, स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर लेवल पे है, ठीक है ना। अगर एटमॉस्फेयर का क्या है, हमारे डिवीजन है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर करके हमारा मिजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर करके पूरा एटमॉस्फेयर का डिवीजन है। तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर लोअर लेवल पे हमें क्या मिलती है, ओजोन लेयर। और ये हमें क्या करती है, ये हमें सन से आने वाले हार्मफुल यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है, यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है। तो अर्थ पे जो भी सनरेज आती हैं वो थोड़ा फिल्टर होकर के आती हैं। अगर यूवी रेस डायरेक्टली अर्थ पे आने लगेंगी तो क्या होगा, यूवी रेस अगर डायरेक्टली अर्थ पे आने लगेंगी तो लोगों को स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है, आई में इरिटेशन हो सकता है। तो कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो हमारी ओजोन लेयर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। अब ये ओजोन डे क्यों हम मना रहे हैं, क्योंकि अर्थ पे बहुत सारे ऐसे केमिकल्स यूज हो रहे हैं जिसे हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यानी क्लोरीन फ्लोरीन के कंपोनेंट्स। कई ऐसी गैसेस जो रेफ्रिजरेटर्स में यूज हो रही है, एरोसॉल्स यूज हो रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं जो रीफर्स में यूज हो रहे हैं, ठंडी करने की चीजों में यूज हो रहे हैं, ठीक है, शेविंग फोम्स में यूज हो रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब जब एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं तो ये ओजोन लेयर से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ओजोन लेयर से रिएक्ट करते हैं। बाकी मैं बहुत केमिकल की एक रिएक्शन हो जाएगी, मैं आपको बस समझा देता हूं कि ओजोन लेयर का जो फॉर्मूला है वो है O3। 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर क्या करते हैं, 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के ओजोन बनाते हैं। सपोज करें कि ये O3 टूट जाए आपके ऑक्सीजन में और O में, यानी इससे क्या होगा, ओजोन लेयर भी टूट जाएगी, ठीक है। तो ये जो CFCs हैं या फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, O3 से रिएक्ट करते हैं और O3 को ब्रेक कर देते हैं ऑक्सीजन में और, ठीक है ना, ऑक्सीजन में और नेसेंट ऑक्सीजन में, ठीक है। अब जैसे ही O2 में ये होता है, O2 इज अ गैस एस्केप कर जाती है और यहां पे क्या हो जाता है, यहां पे बनने लग जाता है एक होल जिसे हम कहते हैं ओजोन होल या फिर ओजोन डिप्लीशन। तो 16 सितंबर हमने डेट इसलिए चुनी थी क्योंकि हम चाहते थे कि लोगों को अवेयरनेस मिले इस हिसाब से, ठीक है ना। और कई सारे प्रोटोकॉल्स भी साइन हुए थे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन, ठीक है। तो ये सारी चीजों में लोगों को अवेयरनेस मिले और अवेयरनेस मिलने के कारण लोग ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज कम करें जिसकी वजह से ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है। अगर ओजोन लेयर में डिप्लीशन होता रहेगा, ओजोन होल बड़ा होता रहेगा, तो उसका मतलब क्या है, स्किन कैंसर के, आई इरिटेशन के और भी कई सारे डिजीजेज हैं, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स हैं, वो काफी लेवल पे फैलती रहेंगी। तो ध्यान रखना, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया है। इसे हम क्या कहते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन के एक साथ जो कंपोनेंट्स हैं, ये सब आपके क्या बन जाते हैं, ये सब बन जाते हैं आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। चलो क्लियर हो गया यहां तक। याद रखना ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हम देखते हैं और इंपॉर्टेंट डेट जो है वो है हमारी 2 फेब। 2 फेब को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है। अब सर ये वेटलैंड क्या होता है, नाम से ही क्या लग रहा है, नाम से ही लग रहा है कि ऐसी जमीन जो थोड़ी गीली हो। यानी अगर आप ये हिस्सा ले लें, ये लैंड का है, ठीक है, और ये हिस्सा ले लें जो वाटर का है, तो जनरली क्या होता है, वेटलैंड के अंदर लैंड और वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर जो होता है वो लगभग सेम लेवल पे होता है, ठीक है ना। इसे आप कह सकते हैं मार्शी कंडीशन या फिर दलदल जैसी कंडीशन। ये दोनों कंडीशन जो है आपकी इसी में आएंगी, मार्शी कंडीशन या फिर दलदल जैसी कंडीशन। अब ये जो एरिया है ये आपका बहुत ही ज्यादा रिसोर्सफुल एरिया है फॉर फ्लोरा एंड फौना, ठीक है ना। तो नेचुरली अकरिंग एरिया है, काफी ज्यादा यहाँ पर आपको अलग अलग वैरायटी, बायोडाइवर्सिटी इनरिच्ड एरिया है। तो कई कई तरह की आपको डाइवर्सिटी मिल सकती हैं, कई तरह के बर्ड्स मिल सकती हैं। स्पेशली ये एरिया इनरिच्ड होता है इन एवियन इकोसिस्टम, यानी बर्ड्स बहुत ज्यादा इस एरिया में आती हैं। अब लोगों के
इसको भी हम पढ़ते हैं आगे कि वर्ल्ड वेटलैंड डे क्या है। ठीक है, लोगों ने क्या किया, लोगों ने इसका एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट किया, साथ ही साथ इस पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, मैन ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, अब मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो ये सारे जब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए, एक्सप्लॉयटेशन, कंस्ट्रक्शन, ये सब चीजें स्टार्ट हो गई, तो ये समझ में आ गया कि वेटलैंड का जो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, या फिर धीरे धीरे वेटलैंड जो है वो खत्म हो रहे हैं। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा, कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से हम वेटलैंड्स को रीस्टोर कर सकें। तो 1973 2 फरवरी 1973 को रामसर कन्वेंशन साइन होता है। और रामसर क्यों नाम पड़ा, क्योंकि ये ईरान की सिटी थी, ईरानियन सिटी रामसर में एक कन्वेंशन साइन होता है। ठीक है, कि रामसर कन्वेंशन कि हम जो है वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करेंगे। इसीलिए 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे। 2 फरवरी को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तीसरा जो आपसे कभी कभार पूछ लेता है डे, वो है क्या, 11 जुलाई। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इसमें यह है कि हम अवेयरनेस फैला रहे हैं कि बच्चे दो ही अच्छे। ठीक है ना, अब तो एक की तरफ भी जा सकते हैं लोग, पर पॉपुलेशन हमें कम करनी है क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है हमारे पास और आपकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसे समझो कि एक फैमिली है, उसमें 4 लोग रहते हैं। ठीक है ना, और वहां एक रोटी अवेलेबल है खाने के लिए, तो इसी है, आप क्या करोगे, एक रोटी के 4 टुकड़े कर दिए, 4 लोगों ने 4 रोटी खा ली। अब मान लेते हैं एक फैमिली है जिसमें 6 लोग हैं और वहां भी एक रोटी बनती है, अभी भी इजी है, 1 2 3 4 5 6, इन्होंने भी 6 खा लिए। पर डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस ये आ रहा है जो शेयर इनको मिल रहा है पर इंडिविजुअल और जो शेयर इनको मिल रहा है पर इंडिविजुअल, उनकी क्वांटिटी में क्या है डिफरेंस। इमेजिन ये 8 हो जाए तो ये और कम हो जाएगा, 10 हो जाए तो ये और कम हो जाएगा। यानी कि अगर रिसोर्स लिमिटेड है और उस पर पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है तो रिसोर्स पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का प्रेशर आ जाता है। वो एक समय तक, ये रोटी कितनी चल सकती है, एक समय तक ही तो लोगों को न्यूट्रिशन दे सकती है, उसके बाद ये इसका आप हल्का सा टुकड़ा खाएंगे तो भी लगेगा कि आपने कुछ नहीं खाया, ऊँट के मुंह में जीरा की तरह। ठीक है ना, तो इसीलिए उस अवेयरनेस के लिए कि बच्चे दो ही अच्छे, ये सारी चीज़ें जो है ये डेट को हमने क्या किया था, इस सिग्निफाई कर दिया था। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट जो अभी हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, जो पेपर में इस साल CUET के जनरल टेस्ट में आ सकती है, वो है आपकी 23 अगस्त। अब सर ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट डेट है, 23 अगस्त में ऐसा क्या खास है। तो 23 अगस्त को हम मना रहे हैं नेशनल स्पेस डे। नेशनल स्पेस डे, सर 23 अगस्त को हम नेशनल स्पेस डे क्यों मना रहे हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। अगर ये पता चल जाएगा तो हमें डेट्स याद रखना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारा जो मिशन था चंद्रयान 3, उसने 23 अगस्त को साउथ पोल ऑफ द मून उस पे लैंडिंग की थी। क्या किया था, लैंडिंग की थी। इट इज़ एन अचीवमेंट, ठीक है ना, एक ऐसा अचीवमेंट है जिसके लिए हमने 23 अगस्त को डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट एज एन क्या, नेशनल स्पेस डे। ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पेपर में ये आ सकता है कि नेशनल स्पेस डे हम कब मनाते हैं, तो 23 अगस्त। 23 अगस्त क्यों फेमस है, नेशनल स्पेस डे। नेशनल स्पेस डे मनाते क्यों है, क्योंकि चंद्रयान 3 साउथ पोल ऑफ द मून उस पर उसने लैंडिंग की थी। इट वॉज अ सक्सेसफुल लैंडिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, तो ये आप कुछ डेट्स याद रखना, इसके बाद हम और भी डेट्स करते रहेंगे। करंट में हमारे लिए सबसे अच्छा ये होता है कि करंट के टॉपिक को आप स्टैटिक से जब जोड़ देते हैं तो आपके लिए याद करना और आसान हो जाता है। जैसे नेशनल वुमेन्स डे, ठीक है,
हम जो पढ़ने जा रहे थे वो करंट का टॉपिक था 13 फेब को मनाया जाता है, पर उससे रिलेटेड और अलग अलग डेट्स पढ़ ली हमने, जैसे ओजोन डे कब मनाया जाता है, या वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे भी पढ़ेंगे हम, ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, अर्थ डे कब मनाया जाता है, तो हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा, एक डेट और पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है 5 जून। ये लास्ट ईयर पेपर में भी पूछा गया है। 5 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, हम सबको पता है कि एनवायरमेंट, जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में जो टॉपिक था पॉपुलेशन वाले में बता रहा था कि पॉपुलेशन लिमिट इसलिए करना है क्योंकि हम किस पे बर्डन डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहे हैं अपने एनवायरनमेंट पे। साथ ही साथ डिफॉरेस्टेशन, मैन और एनिमल कन्फ्लिक्ट हो गया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज हो गया, ठीक है। उसके बाद ड्रेनेज में हम सीधे सीधे जो हमारे गंदे सीवेजेस हैं उनको नदियों में मिला दे रहे हैं, जिससे एक्वेटिक लाइफ खराब हो रही है। तो बेसिकली ये सारी जो चीज़ें हैं इससे हम अपने इन्वायरमेंट को ही हैम्पर कर रहे हैं। एक्सेसिव हंटिंग, पोचिंग, कई सारे ऐसे हमारे एनिमल्स हैं वो क्या हो गए, एक्सटेंट हो गए, ठीक है ना। तो उन सारी चीज़ों को बचाने के लिए, क्योंकि वी लिव इन एन एनवायरमेंट विच इज़ इंटरकनेक्टेड एंड नोन एज फूड चेन, और कई सारे फूड चेन का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, फूड वेब। तो ह्यूमन जो है एक फूड वेब में रहता है, अगर कोई भी चीज़ उसमें से गायब होगी तो उसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हम पे पड़ेगा ही पड़ेगा, और कुछ चीज़ों का तो डायरेक्टली इम्पैक्ट हम पे पड़ सकता है, ठीक है ना। तो इसको एनवायरमेंट को बचाने के लिए 5 जून को क्या हुआ था, एक एनवायरमेंट यूएन ने प्रोग्राम स्टार्ट किया था, इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, 5 जून 1972, हेडक्वार्टर्ड इन कीनिया। याद रखना क्योंकि इसका हेडक्वार्टर एकदम हट करके है अफ्रीका के अंदर, कीनिया की कैपिटल नैरोबी में, ठीक है। अगर आप यूएन का नाम सुनोगे तो या तो न्यूयॉर्क लग सकता है या पेरिस लग सकता है, ठीक है। एक गेस जेनेवा आता है, ठीक है, पर वो वर्ल्ड WTO का है, वर्ल्ड बैंक का, इन सब का है। पर UNEP का हेडक्वार्टर जनरली तो जो है मैक्सिमम वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को एक एक्सेप्शन है जो पेरिस में, और एक UNEP कहाँ है, कीनिया नैरोबी। लास्ट ईयर पूरा एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमको मैच द कॉलम करना था कि कौन सा हेडक्वार्टर का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो उस हिसाब से आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बहुत ज़रूरी है, UNEP का फुल फॉर्म ज़रूरी है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम 1972 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कीनिया नैरोबी। और 1972 में ही इंडिया ने इस चीज़ को सीरियसली लेते हुए हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था विच वॉज नोन एज प्रोजेक्ट टाइगर, सॉरी ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट स्टार्ट किया था। 1972 में क्या स्टार्ट किया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट स्टार्ट किया था कि ठीक है, हम 1972 की बात हमने बड़े सीरियसली ली, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सीरियसली लिया, और इंडिया में वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए हमने एक कानून लेकर के आ गए कि अगर आप देखोगे कि अभी होता है ना कि आपने अगर चीते को मार दिया या ब्लैक बक को मारा जो सलमान खान ने मारा था, ठीक है ना, ऐसा केस चल रहा है, तो उसमें क्या सीन है कि कोर्ट इन्वॉल्व ही इसलिए है क्योंकि ये एक कानून बन गया है, ठीक है ना। आप चीते को मार दें, ठीक है, या फिर आप लेपर्ड को मार दें, ठीक है, लायन को मार दें, किसी को भी ब्लैक बक को मार दें, तो ये सब आपके प्रोटेक्टेड एनिमल्स है जिनको आप हंटिंग नहीं कर सकते, जिनकी आप पोचिंग नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो मतलब कौन सा आप हंटिंग करने जा रहे हैं, पर ये याद रखिए कि क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम देश में एक कानून है, इट इज़ एन एक्ट मतलब लॉ। और ये भी ध्यान रखना, वाइल्ड लाइफ का मतलब सिर्फ जानवर नहीं होता, इट इंक्लूड्स बोथ फ्लोरा एंड फौना, ठीक है ना। तो जानवर भी होते हैं और इम्पॉर्टेंट पेड़ पौधे भी होते हैं जिनकी हमें कटिंग नहीं करनी रहती, ठीक है। आई होप ये वाला पूरा टॉपिक जो है आपको क्लियर हो गया होगा।